हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज से हम स्टार्ट करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जितने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यहाँ देखिए, जितना यूनिट है हर एक यूनिट का 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो जो आपका पार्ट 2 वाला लेक्चर होगा, उस पार्ट 2 लेक्चर में वो आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करें आज से यूनिट 1, और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो पार्ट 2 में आपका पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले जो लोग नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो उसका लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में, तो जा करके फटाफट ज्वाइन हो जाइए। 1% प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा सारा लेक्चर देखिए, आपका सेमेस्टर एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। तो चलिए बिना देर किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके कंपोनेंट क्या होते हैं और फिर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आइडिया हो गया, रिक्वायरमेंट हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, प्लानिंग हो गया, फिर मैंने प्लानिंग करने के बाद उसको डिजाइन कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, टेस्टिंग किया, मेंटेन किया, फिर मैंने उस प्रोडक्ट को डिलीवर कर दिया। तो इसी को बोला जाता है इंजीनियरिंग अप्रोच या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच बोला जाता है। तो जो यहाँ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक इंजीनियरिंग अप्रोच होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। अब यहाँ आगे देखिए, आगे जो आपका होता है सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये क्या होता है, एक पर्सन होता है, व्यक्ति होता है जो यहाँ पे अप्लाई करता है किसको, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को। किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, ठीक, इवेल्युएट करने के लिए, किसको, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को। तो इन्हीं को बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोला जाता है। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है डिटेल स्टडी होती है। डिटेल स्टडी होती है किसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए डिटेल स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि जहाँ पे इंजीनियरिंग है इसकी डिटेल स्टडी होती है। इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। किसका होती है डिटेल स्टडी, डिजाइन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, किसका, सॉफ्टवेयर का। तो आप बोलेंगे जहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है ये क्या डिटेल स्टडी है, किसका, इंजीनियरिंग का, जो यहाँ डिजाइन करता है, डेवलपमेंट करता है, मेंटेन करता है, किसका, सॉफ्टवेयर का। अब यहाँ देखिए, जहाँ होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है किसको, जो यहाँ पे लो प्रोजेक्ट होता है, जहाँ पे लो क्वालिटी होता है सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट की, उसको यहाँ क्या करता है, एड्रेस करता है, उसको यहाँ क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है। सो इसी को बोला जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है क्या होता है, इट इज ए सिस्टमैटिक डिसिप्लिन कास्ट इफेक्टिव टेक्निक्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि जो आपका होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, एक सिस्टमैटिक होता है, डिसिप्लिन होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है, कास्ट इफेक्टिव टेक्निक होता है, किसके लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए सिस्टमैटिक हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कास्ट इफेक्टिव हो गया, ये आपका होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब यहाँ देखिए सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। और डिसिप्लिन मतलब क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे, यानी कि यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है। और कास्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि जो यहाँ पे काम हो रहा है वह अंडर बजट होगा, यानी जो यहाँ पे बजट मतलब इसको यहाँ पे डिटरमाइन कर दिया गया कितने बजट के आपको अंदर काम करना है। यानी कि कास्ट इफेक्टिव मतलब क्या हुआ कि आपको अंडर बजट काम करना है, ना कि ओवर दी बजट। सो दिस इज दी कास्ट इफेक्टिव। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए, अगर पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, इसका अगला पॉइंट आपका है कि इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर, यानी कि इट इज इंजीनियरिंग अप्रोच। ये क्या होता है, ये इंजीनियरिंग अप्रोच होता है जो यहाँ पे डेवलप करता है किसको, सॉफ्टवेयर को। अब यहाँ देखिए इस अप्रोच का मतलब क्या होता है, इस अप्रोच का मतलब देखिए, अब यहाँ देखिए रिक्वायरमेंट हो गया, डिजाइन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, और उसके बाद आपका हो गया मेंटेनेंस हो गया, और मेंटेनेंस होने के बाद आपको क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डिलीवरी। तो यही आपका क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच या फिर इंजीनियरिंग अप्रोच बोला जाता है। तो जब भी पूछा जाए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है तो बता सकते हैं कि इट इज़ इंजीनियरिंग अप्रोच टू डेवलप ए सॉफ्टवेयर। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आपका अगला क्वेश्चन कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, यानी कि SDLC क्या होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, यह एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्लानिंग, ये आपका पहला स्टेज हो गया, उसके बाद डिफाइनिंग एनालिसिस, और तीसरा आपका हो गया डिजाइनिंग, उसके बाद कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हो गया,
टेस्टिंग हो गया, और टेस्टिंग के बाद अब क्या होता है, डिप्लॉय या फिर मेंटेन होता है। तो इन्हीं को बोला जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी एसडीएलसी। अभी आगे देखेंगे इसका पिक्चर हम लोग। अब यहाँ देखिए, जो यहाँ होता है एसडीएलसी, ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका उपयोग किया जाता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के द्वारा, किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, और यहाँ पे हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए। इसका एम क्या होता है, देखिए इसका एम यही होता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसका एम होता है कि आप हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे प्रोड्यूस करना, दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशन। जो यहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन होता है उसको यहाँ पूरा करने के लिए हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को प्रोड्यूस करना इसका एम होता है। एंड विच इज कंप्लीशन विद इन टाइम्स एंड कास्ट एस्टिमेट, यानी कि अंडर बजट, नॉट ओवर बजट। अब आगे देखिए, आगे आपका है कि एसडीएलसी क्या है। एसडीएलसी एक एक्रोनिम ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। इसको बोला भी जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जितने सारे यहाँ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। तो आप लिखेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इट इज ए फ्रेमवर्क डिफाइनिंग टास्क परफॉर्म एट ईच स्टेप, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जितने सारे यहाँ पे स्टेप होते हैं जो यहाँ पे टास्क परफॉर्म हो रहे हैं उन्हें क्या करता है, डिफाइन करता है। आगे देखिए, आगे आपका है ISO, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, ISO या फिर IES 12207 इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल प्रोसेस। इसका एम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस पे जितना इसका स्टेज है उस पर जितने सारे टास्क यहाँ परफॉर्म हो रहे हैं उन्हीं को क्या करता है, डिफाइन करता है। अब आगे देखिए, अगला पॉइंट आपका देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। देखिए अपने सेमेस्टर एग्जाम में जितना आप लिखेंगे आपको उतना ही नंबर मिलेगा। तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ कि आप मैक्सिमम पॉइंट लिखिए, और मैक्सिमम पॉइंट आपका कंटेंटेबल होना चाहिए, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, इसका अगला पॉइंट है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, प्रोसेस होता है जो कि यहाँ पे फॉलोड होती है, किसके लिए, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए विद इन ए सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें शामिल होते हैं डिटेल प्लान, यानी कि जो हम लोग यहाँ पे प्लानिंग करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम लोग यहाँ पे डेवलप करना है, मेंटेन करना है, रिप्लेस करना है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं हमारे शामिल होते हैं किसमें, एसडीएलसी में। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है एसडीएलसी का, कि मैंने क्या बताया आपको कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, ये क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसमें हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की। यानी कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की, कैसे क्या करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे डेवलप करना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के बाद आपका होता है डिफाइनिंग होता है, और डिफाइनिंग करने के बाद डिजाइन करते हैं, उसके हम लोग क्रिएट करते हैं यानी कि बिल्डअप करते हैं, और बिल्डअप करने के बाद उस प्रोडक्ट का हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया आप दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। ठीक, अब यहाँ देखिए ये आपका पहला स्टेज होता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ देखिए प्लानिंग कौन करता है, यहाँ पे टीम होती है, उस टीम के जो यहाँ पे सीनियर लोग होते हैं वही यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल स्टेज। यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, एनालिसिस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, फंडामेंटल फेज होता है किसका, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। अब यहाँ देखिए प्लानिंग कौन करता है, यहाँ पे टीम होते हैं, उस टीम के यहाँ पे सीनियर मेंबर होते हैं वही क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और परफॉर्म किया जाता है उन्हीं के द्वारा। आगे देखिए, आगे आपका आता है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट। और जब आपने यहाँ प्लानिंग कर लिया तब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट करना किया, मतलब उसके लिए क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, तो यहाँ देखिए वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस डन द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि आपका अगला स्टेप है क्लियरली डिफाइन एंड डॉक्यूमेंट द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट है उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होगी, नीड क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करते हैं किसमें, डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट स्टेज में। अब आगे देखिए, आगे आपका है यहाँ पे डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। अब यहाँ देखिए डिफाइनिंग करने के बाद, रिक्वायरमेंट करने के बाद ये आपका अगला स्टेज है डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। जब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट हुई, और रिक्वायरमेंट होने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद आपने यहाँ पे क्या किया, रिक्वायरमेंट किया, फिर आपका डिफाइन रिक्वायरमेंट हो गया। अब रिक्वायरमेंट होने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं किसका, प्रोडक्ट का। सो इन दिस स्टेज वी आर डिजाइनिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिसको लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, आगे आप क्या होता है, जब आपके यहाँ डिजाइनिंग हो गया, इम्प्लीमेंट हो गया, तब आप यहाँ क्या करेंगे, उसका बिल्डअप करेंगे, क्रिएट करेंगे, किसके लिए, डेवलपिंग द प्रोडक्ट। तो ये आपका चौथा स्टेज है, इसको स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ पे ले सकते हैं। और उसके बाद आपका आता है जब यहाँ पे आपका पूरा बिल्डअप हो गया, क्रिएट हो गया, तब आप उस प्रोडक्ट क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो ये आपका हो गया फिफ्थ स्टेज। अब आगे देखिए, जिसको पढ़ना है पढ़ लीजिए। ठीक, तो जो यहाँ पे क्रिएट हो गया, बन गया, बिल्डअप हो गया, तो उसी प्रोडक्ट का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेस्टिंग करते हैं।
ठीक, ये सारी चीज़ें लिखेंगे आपको बहुत बढ़िया से अच्छा नंबर मिलेगा आपके सेमेस्टर एग्जाम में। एक भी दिक्कत एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपको मेरा पूरा लेक्चर देखना है, यानी 1 से लेकर के 5 तक आपका जितना मैं बता रहा हूँ उतना बढ़िया से पढ़ लीजिए। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और आपका सेमेस्टर एग्जाम एकदम बढ़िया से होगा, मस्त तरीके से होगा। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए स्टेज नंबर 6। स्टेज 6 में क्या आपका होता है, आपने यहाँ प्लानिंग किया, डिफाइन किया, डिजाइन किया, आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, टेस्टिंग किया। अब टेस्टिंग करने के बाद यानी कि जब आपके यहाँ टेस्टिंग हो गया तो उसको आपने यहाँ क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, रिलीज कर दिया, कहाँ पे, मार्केट में। सो दिस इज दी 6th स्टेज, डिप्लॉयमेंट इन दी मार्केट एंड दी मेंटेनेंस। तो ये जिनको पढ़ना है पढ़ लीजिए, इतना बहुत है आपके एग्जाम के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में कई प्रकार के होते हैं मॉडल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉडल है मैं उन्हीं को बताऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ बाहर नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल, डिफाइन एंड डिजाइन विच फॉलो ड्यूरिंग दी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। इसी के दौरान जो यहाँ क्या किया था, डिफाइन किया था, इसका डिजाइन किया था। और कई प्रकार के यहाँ क्या होते हैं, मॉडल उपयोग होते हैं। जैसे कि आपका हो गया वाटरफॉल मॉडल हो गया, और यहाँ पे आइटरेटिव मॉडल हो गया, स्पाइरल मॉडल हो गया, वी मॉडल हो गया, बिग बैंग मॉडल हो गया, और यहाँ पे आपका हो गया प्रोटोटाइप मॉडल। ये सारे मॉडल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो वाटर मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, वी मॉडल, बिग बैंग मॉडल और यहाँ पे प्रोटोटाइप मॉडल, ये सारे यहाँ पे मॉडल उपयोग होते हैं। किसमें, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल में। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एवोल्यूशन, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल क्या क्या होते हैं। तो यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यहाँ पे ओरिजिन होती है 1945 से लेकर के 1965 के बीच। 1945 से लेकर के 1965 के बीच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है। लेकिन इस समय इंजीनियरिंग के बारे में कोई बात नहीं किया जा रहा था। अब देखिए इंजीनियरिंग कब होगी, जब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा तभी यहाँ क्या होगा, इंजीनियरिंग होगी। अगर यहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नहीं होगा तब यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्रोच, या फिर मैंने क्या बताया था आपको, इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, ये क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। एक यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्रोच होता है। तो जो यहाँ पे सिस्टमैटिक होता है इसके कहने का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। यानी आपने प्लानिंग किया, डिफाइन किया, डिजाइन किया, कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, डिप्लॉय किया, तो ये क्या है, ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो उस समय स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं चल रहा था, यानी वहाँ पे इंजीनियरिंग प्रोसेस नहीं चल रही थी, वहाँ पे केवल चल रही थी सिंपल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसी पे उस समय काम चल रही थी। और अगला देखिए उस समय क्या हो रहा था कि बनाओ और फिर बेच दो, बनाओ और बेचो, यानी कि नो इंजीनियरिंग अप्रोच। वहाँ पे कोई भी इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं चल रही थी। स्टेप जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थी वो नहीं चल रही थी। यानी कि यहाँ जो मेथड था बिल्ड एंड डिलीवर काइंड ऑफ मेथड, जिसे बोला जाता है बिल्ड एंड फिक्स्ड मेथड, यानी बनाओ और फिर बेच दो। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, जब आपने यहाँ बनाया और बनाने के बाद बेच दिया डायरेक्ट मार्केट में, यानी यहाँ क्या होगा कि बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारे क्या होगी, क्राइसिस होंगी। जो यहाँ पे कस्टमर होते हैं उनका यहाँ इंटरेक्शन नहीं होगा, बहुत कम होगा। यानी कि आगे हमारा 1965 से लेकर के, यहाँ देखिए 1965 से लेकर के 1985 इन्हीं के बीच में आ जाती है सॉफ्टवेयर क्राइसिस। सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गई 1965 से लेकर के 1985 के बीच, इन्हीं के बीच में क्या आ गया, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया। यानी जब आप यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करेंगे, जब यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्रोच नहीं होगा तो उसमें क्या होगा, सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ जाएगी। यानी जितना सारा सॉफ्टवेयर था वहाँ पे, उन सारे सॉफ्टवेयर में से यहाँ पे केवल 2% सॉफ्टवेयर का यहाँ पे यूज हो रहा था। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम 360, इसका एग्जाम्पल हो गया। यानी कि जितना सारा सॉफ्टवेयर था उस समय, उन सभी में से केवल यहाँ पे 2% सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा था। क्यों, क्योंकि उसमें सिस्टमैटिक नहीं था। उस समय जो यहाँ पे अप्रोच थी, जो यहाँ पे इंजीनियरिंग अप्रोच थी, ये सारी चीज़ नहीं हो रही थी। बनाओ और फिर बेच दो। ठीक, अब आगे देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है, ये बताएंगे आपको। अगला देख लीजिए कि 1990, अब यहाँ देखिए 1990 से लेकर के 2000 इन्हीं के बीच में हमारा आ गया क्या, इंटरनेट। उसके बाद देखिए 2000 से लेकर के 2010 के बीच, इसमें हमारा आ गया लाइट वेट आ गया। इसका मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर लाइट वेट सॉफ्टवेयर बना सके, ताकि मोबाइल पर सॉफ्टवेयर रन हो सके, वही हमारा क्या होता है, लाइट वेट होता है। अब आगे देखिए, अब हमारा 2010 से लेकर के अभी तक, इस समय जो समय है वो क्या है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, ये सारी चीज़ें अभी तक यहाँ पे उपयोग की जा रही हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे हम लोग उपयोग कर रहे हैं सेल्फ लर्निंग। तो 2010 से लेकर के अभी तक इनके बीच आ गया हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इनका समय है। ठीक, अब आगे देखिए कि सॉफ्टवेयर रिस्क क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, इसके पीछे रीजन क्या है और फिर इसका रिजल्ट क्या है। तो मैंने क्या बताया आपको कि 1945 से लेकर के 1965 के बीच इसी समय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती है ओरिजिन। इस समय जो है इंजीनियरिंग की कोई बात नहीं चल रही थी। हियर इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंजीनियरिंग अप्रोच, यानी यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चला जा रहा था, एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से नहीं चला जा रहा था। उस समय हम लोग प्लानिंग नहीं करते थे, डिफाइन एनालिसिस नहीं करते थे, डिजाइन नहीं करते थे, कोडिंग नहीं करते थे, टेस्टिंग नहीं करते थे, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस सारी चीज़ नहीं करते थे। हम लोग डायरेक्ट यहाँ बनाते थे और बनाने के बाद डिलीवर कर देते थे। यानी यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से एक जो आपका इंजीनियरिंग अप्रोच होता है, इन सभी का पालन नहीं कर रहे थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि सॉफ्टवेयर क्राइसिस आ गया 1965 से लेकर के 1985 के बीच। इसी समय आ गया सॉफ्टवेयर क्राइसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। जितना सारा सॉफ्टवेयर था उन सारे सॉफ्टवेयर में से हम लोग कम से कम यहाँ पे 2% सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे थे, बाकी सारी यहाँ पे वेस्ट हो रही थी। अब जब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे एक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे, इससे क्या होगा, जो यहाँ पे कस्टमर होगा, इस कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज़ का, बहुत सारे प्रॉब्लम का क्या होता है, सेट होता है। इसका रीज़न देखिए, सॉफ्टवेयर क्राइसिस का रीज़न कि यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है, जो आपका एंड यूजर है और जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर है, इनका बहुत ही क्या था, गैप था। ठीक, हाई सॉफ्टवेयर कास्ट कंपेयर टू दी हार्डवेयर कास्ट, जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कास्ट थी बहुत ही क्या थी, ज़्यादा थी, किसके तुलना में, हार्डवेयर कास्ट की तुलना में। यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक, अब यहाँ देखिए चेंज इन एंड यूजर रिक्वायरमेंट इंक्रीज द प्रॉब्लम फॉर द डेवलपर। देखिए प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप यहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन नहीं देखेंगे, अपने हिसाब से चलेंगे, बनाएंगे आप डायरेक्ट और यहाँ बेच देंगे कि यहाँ पे कस्टमर का एक्सपेक्टेशन क्या है, ये सारी चीज़ आप नहीं देख रहे हैं, उसकी नीड क्या है, बनाओ और बेचो भाई, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए उस समय जो है शेड्यूलिंग नहीं था, उस समय जो है कास्ट एस्टिमेशन जहाँ प्रोजेक्ट है, यानी कि देखिए मैंने क्या बताया आपको कि जो यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, इसमें जो लोग काम करते हैं वो अंडर बजट में काम करते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे ओवर बजट काम नहीं करना है, एक शेड्यूल में, एक टाइम में काम करना है। ठीक, तो वहाँ पे क्या था कि शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम बहुत कम थी और कास्ट एस्टिमेशन प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम थी। डेटा कलेक्शन एनालिसिस, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इज नॉट अप टू मार्क आर डन टाइमली। जो यहाँ पे डेटा का कलेक्शन था, एनालिसिस था, वो टाइम पे नहीं हो रहा था। अब यहाँ देखिए जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर की साइज थी बहुत ही ज़्यादा थी, उसमें बहुत ही डिफिकल्टी, बहुत ही प्रॉब्लम, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी। तब इसका रिजल्ट क्या हुआ सॉफ्टवेयर क्राइसिस का, बहुत ही पुअर क्वालिटी का क्या था, सॉफ्टवेयर था, डिलीवर करने बहुत ही लेट हो रहा था। सो दीज आर दी रिजल्ट एंड दी रीजन फॉर दी सॉफ्टवेयर क्राइसिस। कब हुआ था बता सकते हैं, 1965 से लेकर के 1985 तक। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए। देखिए क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल आया था 1970 ईस्वी में, 1970 में आया था। ये बहुत ही पुराना मॉडल है, दिस इज द वेरी ओल्ड मॉडल, बहुत ही पुराना मॉडल है। कौन, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। इसको बोला जाता है बेसिक मॉडल। बेसिक मॉडल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितने सारे यहाँ मॉडल हैं वो सारे मॉडल इसी बेस हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो है फीडबैक सिस्टम नहीं थी, यानी कि देखिए ऊपर ये जहाँ पे दिया गया है डायग्राम, यहाँ देखिए फिजिबिलिटी स्टडी, यहाँ जो आपकी ऊपर टीम है, यहाँ पे सीनियर टीम है, जो इसने प्लानिंग किया, जो यहाँ पे काम उन्होंने दिया, वो सारा काम यहाँ पे चला गया अगले स्टेप में, फिर यहाँ पे 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 अगले स्टेप में, जो कि आप क्या होता है, मेंटेनेंस होता है। यानी ऊपर टीम जो यहाँ फिक्स कर दी तो सारी चीज़ें यहाँ पे, अगला जो यहाँ पे टीम होगी, अगला जो यहाँ फेज होगा, वो सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे। यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं था, ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं था। कहने मतलब क्या हुआ कि अगर ये चाहे, सिमिलर डिजाइन आपको फेज है, अगर ये वाला टीम चाहे कि मुझे पीछे वाला काम, मतलब इनको जो है आपस में पीछे कर दिया जाए, फिर उनका वाला वापस ले लिया जाए, तो यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं था।
जो यहाँ पे ऊपर वाला फिक्स कर दिया वही सारा चीज़ यहाँ पे अगले यहाँ जो टीम होगी, अगले जो यहाँ फेज होगा वो सारे लोग यहाँ पे काम करेंगे। यानी यहाँ पे ना ही फीडबैक सिस्टम थी, ना यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम थी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, जिससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही थी, मेंटेनेंस में। यहाँ पे 60% क्या हो रहा था, इफर्ट हो रहा था। तो देखिए जो यहाँ पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये क्या है, दिस इज द बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। और यहाँ देखिए इसका जो है यहाँ पहला वाला फेज है, इसका जो यहाँ पे आउटपुट होगा ये अगले फेज क्या होगा, इनपुट होगा। ठीक, फिर यहाँ पे अगले जो यहाँ पे फेज है इसका आउटपुट देखिए, ध्यान देखिए आप लोग, जैसे कहने मतलब क्या हुआ, ये जो पहला आपका स्टेज है इसका जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट स्टेप का क्या होगा, इनपुट होगा। सो दिस इज दी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। इट इज़ ए वेरी सिंपल बट आइडियलिस्टिक मॉडल, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ही, लेकिन इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड हैं। अब आगे देखिए कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज क्या होता है, ये बेसिक मॉडल हो गया, सिंपल एंड इजी मॉडल हो गया, स्मॉल प्रोजेक्ट हो गया। ठीक, इसका एडवांटेज देखिए। अब यहाँ देखिए एडवांटेज ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। पहला पॉइंट इसका क्या है कि जो यहाँ पे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल है ये क्या है, बेसिक मॉडल है। ये क्या है, बेसिक मॉडल है। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये बेसिक मॉडल है। दूसरा पॉइंट ये आइडियलिस्टिक मॉडल है। इसका मतलब क्या होगा कि जितने सारे यहाँ मॉडल हैं वो सारे मॉडल इसी पे बेस हैं और सारे मॉडल यहाँ से इसी से आइडिया लेते हैं। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि एडवांटेज ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में ये क्या होता है, ये आइडियलिस्टिक मॉडल होता है, बेसिक मॉडल होता है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी मॉडल होता है। नेक्स्ट सिंपल प्रोजेक्ट है। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, डिसएडवांटेज ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट, डिसएडवांटेज ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। देखिए पहला पॉइंट इसका क्या लिखेंगे आप लोग कि इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं है। पहला पॉइंट कि इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे नो एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे ना ओवरलैपिंग सिस्टम है। अगर आप लिखना चाहते हैं लिख लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे नो ओवरलैपिंग सिस्टम, ना यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम है, ना यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, ना यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रही है। यानी जो इसने प्लानिंग किया वही सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। यानी यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे जब यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है, ना यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, तब यहाँ क्या होगा, हाई रिस्क होगा, हाई रिस्क होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे पैरेललिज्म नहीं है। पैरेललिज्म मतलब क्या होता है कि एक साथ कई लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, एक समय पे बहुत सारी जो यहाँ टीम होती है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकती है। यानी कि यहाँ से काम मान लीजिए यहाँ पे आया रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस पे, यानी कि अब ये काम करेगी और ये बाकी लोग क्या करेंगे, बैठेंगे। फिर यहाँ देखिए अगला यहाँ क्या होगा, आएगा काम, यहाँ पे आएगा तो यहाँ क्या करेगा, काम करेगा। फिर ये बैठेंगे अपना मौज मस्ती करेंगे, फिर नीचे वाले भी अपना मौज मस्ती करेंगे। यानी यहाँ पे पैरालिज्म नहीं है, एक साथ बहुत सारी टीम काम नहीं कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है पैरालिज्म। ठीक, अब आगे देखिए, जब यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, आपने कस्टमर की एक्सपेक्टेशन नहीं देखा क्योंकि क्या यहाँ पे नीड है, रिक्वायरमेंट क्या है, तब यहाँ क्या होगा, बहुत सारा रिस्क कहाँ पे आएगी, बहुत सारा रिस्क यहाँ पे आएगी। बहुत सारा जहाँ पे एफर्ट है 60% एफर्ट किस में आती है, मेंटेनेंस में आएगी। सो दिस इज दी डिसएडवांटेज ऑफ दी क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा कि क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। जैसे कि आप हैं, आप मान लीजिए गए किसके पास, बिल्डर के पास आप गए, यहाँ पे उसको पैसा दिए, कहने ले भाई पैसा ले तू, यहाँ जो भूमि है, जो यहाँ पे लैंड है, मुझे बनवाना है क्या, घर बनवाना है, तुम जाओ यहाँ बना दो घर। अब सारा घर यहाँ पे बन चुका, पूरा बढ़िया तरीके घर आपका बन गया। घर बनने के बाद तब आप उसमें प्रवेश किए घर में। अब आपने प्रवेश किया, उसमें देखा कि यहाँ किचन यहाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ बेडरूम ऐसे नहीं होना चाहिए, यहाँ जो बाथरूम है वो आपका सही नहीं है। ठीक, यानी आपने क्या किया, जब पूरा घर आपका बन चुका, पूरा बढ़िया तरीके से हो गया, तब आप यहाँ गए। अब आपको यहाँ पता चल रहा है कि सारी यहाँ पे क्या है, कमियाँ हैं। यानी कि अब यहाँ क्या होगा, आपका अगर आप चाह करके भी अगर आप बनवाएंगे तो आपका बहुत सारा वहाँ क्या होगा, कास्ट लगेगा। यानी कि आपका जो यहाँ पे काम हो रहा है वह अंडर बजट में नहीं हो रहा है, ओवर बजट में हो रहा है। तो ये सारे रिस्क हमारी आई किसमें, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपका है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अब यहाँ देखिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ध्यान देखिए आप लोग। ये जो होता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, एक क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, मॉडिफिकेशन वर्जन होता है, मॉडिफिकेशन वर्जन होता है। और यहाँ देखिए ये जो आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है ये सेम टू सेम है किसकी तरह, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की तरह, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ चेंजिंग हो गई। क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में यहाँ पे
फीडबैक सिस्टम नहीं थी, यानी यहाँ पे फीडबैक सिस्टम नहीं थी। तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई है, यानी कि ये सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजिंग किया गया है। इसलिए बोला जाता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ द क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल, क्योंकि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या है, फीडबैक सिस्टम है। फीडबैक सिस्टम है, इसका मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे बग आता है, जो यहाँ पे एरर आता है, उसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, जो यहाँ पे होता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, जितने सारे यहाँ फेज हैं, जितने सारे यहाँ पे स्टेप हैं, उन सारे स्टेप में क्या देता है, फीडबैक सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक, तो ये सारा चीज़ आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, जो मैंने बोला वही सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। ठीक, ये देखिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ये प्रोवाइड क्या करता है, फीडबैक पाथ फ्रॉम एवरी फेज। लेकिन अगर आप इसका इमेज देखेंगे, इसका आप लोग इमेज देखेंगे, तो जो यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी है, फिजिबिलिटी स्टडी में यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। तो जिनको लिखना है वो लिख लीजिए कि यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी में फीडबैक सिस्टम नहीं है। मतलब जो यहाँ एक बार कमिटमेंट कर दिया, सलमान खान वाला डायलॉग यहाँ देखिए कि एक बार कमिटमेंट जो मैंने कर दिया उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता है, वही सारा चीज़ यहाँ दिया गया है कि फिजिबिलिटी स्टडी में अगर एक बार कमिटमेंट हो गया तो उसके बाद अपने आप को भी नहीं सुनेगा, यानी कि फिजिबिलिटी स्टडी में यहाँ फीडबैक सिस्टम नहीं है। इसका देखिए इमेज आप लोग समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की डायग्राम, फिजिबिलिटी हो गया, यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे फीडबैक सिस्टम नहीं है। ठीक, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होता है कि आपको यहाँ प्लानिंग करना है, हमें कैसे करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो इसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी, यानी कि आपको यहाँ क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, रिक्वायरमेंट को गैदर करना, फिर उन्हीं को स्टडी करना, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये सारी चीज़ों की स्टडी करना, इसी को बोला जाता है फिजिबिलिटी स्टडी। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना सारा यहाँ फेज है, इन सभी फेज में यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी के स्टेज में या फिर फेज में यहाँ पे फीडबैक सिस्टम नहीं है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का रियल लाइफ एग्जाम्पल। देखिए ध्यान से, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपको एक छोटे से बिजनेस के लिए आपको यहाँ पे न्यू वेबसाइट को बनाना है, वही आपको क्या होगा, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का एग्जाम्पल होगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि यहाँ पे ओनर होता है, ये ओनर क्या करता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, किसके लिए, डिजाइन करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो इसी को बोला जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होगा डिजाइन करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना, इकट्ठा करना, स्टोर करना, इसी को बोला जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये सारा चीज़ कौन करता है, जो यहाँ पे ओनर होता है, जो यहाँ पे डेवलपर होता है, जब वो आपस में मिलते हैं दोनों लोग, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आपका डिजाइन, जो आपका डिजाइन है, इसमें जो डेवलपर होता है, जो यहाँ पे ओनर होता है, ये रिक्वायरमेंट के बेस पे क्या करता है, ये डिजाइन करता है, और डिजाइन करने के बाद ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करता है, टेस्टिंग करता है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का एडवांटेज क्या क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, फीडबैक सिस्टम होता है, जिससे क्या होगा कि जितने सारे यहाँ फेज हैं, उन सारे फेज में अगर यहाँ बग आती है, अगर यहाँ पे एरर आता है, तो उनको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है। देखिए ये जो मॉडल होता है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, बहुत ही सिंपल होता है। इसी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस मॉडल को लर्निंग करना, यूज करना, समझने में बहुत ही आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का। अब अगला पॉइंट देखिए, अब यहाँ देखिए इसका अगला एडवांटेज आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का, वो क्या होता है, कास्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसमें बात किया जाता है अंडर बजट के बारे में, यहाँ पे ओवर बजट के बारे में बात नहीं किया जाता है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि क्या होता है, वेल डिजाइन होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। इसका अगला क्या है, एडवांटेज है। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल होता है और बहुत ही क्या होता है, ईजी होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके एडवांटेज है, किसके, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के। अब यहाँ देखिए डिसएडवांटेज ऑफ द आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल।
अब यहाँ देखिए आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का डिसएडवांटेज। पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है, पहला पॉइंट, यानी कि जो यहाँ फिक्स हो गया ऊपर वही सारे लोग यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे काम कर रहे हैं, फिजिबिलिटी स्टडी से लेकर के मेंटेनेंस तक, यानी यहाँ पे कहीं भी ओवरलैपिंग सिस्टम नहीं है। सो दिस इज दी एडवांटेज। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन है वो क्या है, बहुत ही कम है। कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत ही यहाँ पे क्या है, कम है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट डिलीवरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने यहाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, कंप्लीट किया और आप यहाँ पे फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, पहले स्टेज से लेकर के लास्ट तक यानी मेंटेनेंस तक, तब आपने क्या किया, कस्टमर को डिलीवर कर दिया, यानी यहाँ पे इंटरमीडिएट डिलीवरी नहीं है। जब यहाँ पे इंटरमीडिएट डिलीवरी नहीं होगी यानी यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन बहुत ही कम होगा। जब यहाँ पे कस्टमर का इंटरेक्शन कब होगा तब यहाँ पे इंटरमीडिएट डिलीवरी नहीं होगी। अगला पॉइंट क्या है कि बहुत ही रिजिड होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ फीडबैक सिस्टम है यानी आप चेंज होगा। देखिए इसका जो रिक्वायरमेंट होता है पहले स्टेज से लेकर के लास्ट तक जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, अगर यहाँ फिक्स हो गई तब आप उसको यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। यहाँ देखिए आप लोग, तब आगे समझ में, डायग्राम देखिए आप लोग, मैंने क्या बोला कि जो यहाँ पे फीडबैक सिस्टम है, फीडबैक मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हर एक स्टेज में जो यहाँ पे एरर आता है, बग आता है या फिर एरर आता है, उसको यहाँ पे चेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पे रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई, ऊपर वाली टीम ने यहाँ फिक्स कर दिया, तब आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसीलिए बोला जाता है इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। यानी कि जो आपका आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल है ये क्या है, रिजिड है, यानी आप यहाँ पे चेंजिंग नहीं कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2 पार्ट में हुआ कंप्लीट, पार्ट 1 और फिर पार्ट 2। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।